हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे जो फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सीरीज़ की लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में। और ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में हम कवर भी करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली उस डेफिशिएंसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि मैक्रो डेफिशिएंसी बहुत कम दिखाई देती है और ये बड़े लेवल पे होती है, तो ये पता चल जाता है। लेकिन माइक्रो डेफिशिएंसी क्या होती है कि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में हमें पता ही नहीं चलता कब डेफिशिएंसी हो जाती है, और धीरे धीरे रह के ये एक दिन बूम हो जाती है, मतलब फटता है। अब जब फटता है बहुत बड़ी हार्म कर चुकी होती है बॉडी में। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइट में। हम जो भी खा रहे हैं उसमें अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयोडीन हो गया, जो कि नमक में है पर्टिकुलरली, और विटामिन ए, डी, आयरन, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन B12, इस तरह की कुछ न्यूट्रिएंट्स जब हमारे खाने में डेफिशिएंसी हो जाती है, तब मालन्यूट्रिशन होती है, या फिर धीरे धीरे डिफरेंट तरह की डिजीजेस क्रिएट होती है बॉडी में, और जिसके वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम लॉन्ग रन में क्रिएट होती है। बहुत दिनों तक हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई बार ट्रीटमेंट में अच्छी खासी रिजल्ट मिलती है या फिर रिजल्ट नहीं मिलती। तो इसी वजह से ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है हमारे डाइट में, जिसके वजह से हमारी इम्यूनिटी तो ख़राब होती है, मस्कुलर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, हमारी मसल्स वीक हो जाती है, नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाती है, और स्केलेटल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ठीक है। बहुत मैंने मतलब बहुत बड़ी लेवल पे या छोटे लेवल पे भी ये डिफरेंट तरह की इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देती है। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें न्यूट्रिएंट के बारे में, तो आयरन, विटामिन डी, आयोडीन, विटामिन ए एंड विटामिन B12, ये जितने भी सारे विटामिन होते हैं ये पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी होते हैं, कॉमन डेफिशिएंसी। और इसके वजह से वर्ल्ड में अगर हम देखें मिलियंस ऑफ पीपल इसमें अफेक्टेड होते हैं। और जो पर्टिकुलरली डेवलपिंग नेशंस में क्या होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो लोग तो उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है और वो अच्छे खासे खाना अफोर्ड कर सकते हैं, और वो आवर होते हैं, एजुकेशन में भी डेवलप्ड होते हैं। डेवलप्ड नेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पास पैसा होता है, वो एजुकेशनली भी डेवलप होते हैं, उनके पास अवेयरनेस होती है क्या हमारे बॉडी के लिए सही है क्या गलत है, तो वो उसी हिसाब से उसे अकोमोडेट कर लेते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन डेवलपिंग नेशन में क्या होती है, हर तरह की डाइवर्सिटी ऑफ पीपल आप पाएंगे, पुअर पीपल से लेके रिच मैन तक। तो जो रिच कैटेगरी के लोग होते हैं उनको अच्छी खासी पता चल जाता है, उनके पास मतलब अफोर्ड करने के लिए पैसा होता है, और बाकी अवेयरनेस भी होती है, तो वो खाने के बारे में एकदम अवेयरनेस होते हैं, कंसस होते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, जो पुअर क्लास पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं डेफिनेटली उनमें जैसे कि फास्ट फूड हो गया, और खाने में ज़्यादा मसाला युक्त खाना हो गया, ये सब खाने से क्या होती है, हमें लगता है हम न्यूट्रिएंट रिच खाना खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट उसमें कहीं नहीं होती है। अब मान के चलिए, मैं भी वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ कितना हद तक सही है आप मान के चलिए। हम जो खाना खा रहे हैं, मान के चलिए इंडिया में जो स्टेपल फूड होती है राइस के साथ 2-3 सब्जियां हम खाते हैं। लेकिन जो सब्जियां खाते हैं ना, हम उसे किस तरह से खाते हैं, पकाकर, उसमें मसाला डालकर, उसमें बहुत ग्रेवी बनाकर, डिफरेंट तरह की कंडीमेंट स्पाइसेस डाल के हम खाते हैं। तो क्या होती है, हमें लगता है हम न्यूट्रिएंट रिच खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो न्यूट्रिएंट उसमें हमेशा के मतलब एकदम ख़त्म ही हो जाती है, और वो न्यूट्रिएंट लेस खाना हम खा रहे हैं। लेकिन अगर हम रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स और खाने को सिर्फ बॉयल करते हुए खाएंगे, जो मे भी हो सकता है आपको स्वाद ना लगे, लेकिन वही होता है न्यूट्रिएंट रिच फूड। जो भी रॉ हम यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहती है। तो इस चीज़ों की वजह से ना हमें अवेयरनेस नहीं रहती हम क्या खाते हैं। हमें लग रहा है कि हम बहुत सारे खाना खा रहे हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ फूड खा रहे हैं जो डेवलप्ड नेशन के पास नहीं है, लेकिन हम अल्टीमेटली हमारे अननोइंगली खा रहे हैं वही सारे खाना जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है।
तो ये हो गया एसेंशियल विटामिन्स न्यूट्रिएंट के वजह से हमारे हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। और बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन भी न्यूट्रिएंट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हैं। तो चलिए डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कितने तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होते हैं। लगभग पर्टिकुलरली दो तरह के होते हैं। एक हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? जो न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसकी क्वांटिटी थोड़ा लार्ज चाहिए, मैक्रो लेवल पे चाहिए, मतलब लार्ज क्वांटिटी में आप अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब लार्ज क्वांटिटी इसमें आप खा रहे हो तो ही इसकी जो एनर्जी लेवल हमें मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी प्रोवाइडर्स बट डेफिशिएंसीज रेयर इन दिस अनलेस सीवियर मालन्यूट्रिशन। इसमें जो डेफिशिएंसी होती है ही रेयर होती है, क्योंकि लगभग बहुत जो लोग होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब हमारे स्टेपल फूड होते हैं। तो इसी वजह से अब अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भूख भी नहीं मिटेगी, ठीक है। तो इसी वजह से भूख मिटने के लिए कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है, प्रोटीन भी होना ज़रूरी है और फैट तो हम ऐसे ही खा रहे, तो कहीं ना कहीं इसकी डेफिशिएंसीज ज़्यादा नहीं होती है। और जहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी लेवल पे मैक्रो मालन्यूट्रिशन होती है। लेकिन ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? जो एलिमेंट उसकी बहुत टाइनी अमाउंट हमारे बॉडी में जाती है और टाइनी अमाउंट जाते ही हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, डेफिशिएंसी का फुलफिल हो जाता है, ठीक है। इसको हमें लार्ज अमाउंट में खाने की ज़रूरत नहीं होता है। जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन्स हम वगैरह खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिएंट छुपा हुआ होता है और इसी वजह से हमें ये मिल जाता है। अगर हम सही चीज़ को पकड़ के नहीं खाते, चूज करके नहीं खाते, तो कहीं ना कहीं ये छोटे लेवल पे डेफिशिएंसी क्रिएट करती है और इसके छोटे डेफिशिएंसी भी हमें बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती है। तो जो की डेफिशिएंसी होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, वो होते हैं आयरन, विटामिन डी, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी 12 एंड कैल्शियम। इतने सारे 6 जो न्यूट्रिएंट है, ये 6 न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के बारे में हम ज़्यादातर बात नहीं करते क्योंकि बहुत रेयर लेवल पे होता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट हम अक्सर इसके बारे में ही बात करते हैं। तो आज हम जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, इसमें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोटीन एनर्जी जो मालन्यूट्रिशन है उसके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस में हम उसे पढ़ेंगे, जिसके साथ हमारा ये वाला सीरीज जो होगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें क्यों चाहिए, एसेंशियल फॉर हेल्थ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है कंप्राइजिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये विटामिन्स मिनरल्स में भरे होते हैं एंड ये एसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज एट देयर इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ इज क्रूशियल। ये बॉडी में बहुत ही मिनिमल क्वांटिटीज में चाहिए होता है, बहुत ही टाइनी क्वांटिटीज में, लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी अगर हो गई तो इसकी जो इम्पैक्ट होता है बॉडी में बहुत ही मतलब फूट के दिखता है कि ये डेफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है। सिम्टम्स बहुत लार्ज लेवल पर आता है, तो इसके थोड़े से अमाउंट में ही आपकी काम चल जाता है, ठीक है। सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपकी डेफिशिएंसी हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट की, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो ये लीड टू सिवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, जैसे अनीमिया वगैरह हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। तो ये बहुत ज़्यादा लेवल पर क्रिएट करता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। देन वाइटल फंक्शन, देयर फंक्शन इंक्लूड फैसिलिटेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हार्मोन्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ों की नेसेसिटीज़ है हमारे बॉडी में, हर एक चीज़ों को ये प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से थोड़े से अमाउंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत ही बड़ी लेवल पे इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। फिर ग्लोबल प्रिवेलेंस क्या है अगर हम देखेंगे, आयरन, विटामिन ए एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, ये जो तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट है
ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली ग्लोबल लेवल पे बहुत ही प्रिवेलेंस है, मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में ग्लोबली ये सारी चीज़ों का डिफिशियंसी है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन पे एंड प्रेग्नेंट वुमेन पे विथ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो कंट्री में देखिए जो जिसके पास ज़्यादातर पैसा होता है, रिच कंट्रीज होते हैं या फिर रिच फैमिलीज होते हैं, उनके पास तो काफ़ी पैसे होते हैं बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली होगी या फिर एक पुअर फैमिली होगी, वो थोड़ी ना इतने सारे पैसे, उनके पास इतने पैसे नहीं होगा वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, या फिर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ना होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सलाड्स, ये सारी चीज़ों में भरे पड़े होते हैं, नॉट्स इसमें होते हैं। तो जिसके वजह से ना ये सारी चीज़ों की दाम भी इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल लोग एक अगर आप मान के चले पुअर पीपल हो गया जो, या फिर जिस कंट्री में पुअर पीपल ज़्यादा होते हैं, उनको अफोर्ड करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से ना पर्टिकुलरली इसी पुअर कंट्रीज़, लो मिडिल इनकम वाला कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत प्रिवेलेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे इंडिया के बारे में बात करें, करंट सिनेरियो क्या है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की। हाई चाइल्ड स्टंटिंग होता है, अराउंड 30% चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर से नीचे वाला जो बच्चे हैं उनके 30% चिल्ड्रेन स्टंटेड है, रिजल्ट ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से, अफेक्टिंग फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उनकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए फिजिकल कंडीशन की, और उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब ब्रेन की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो भी ठीक से नहीं हो पाता है 30% चिल्ड्रन की। वाइड स्प्रेड अनेमिया, ये 57% ऑफ वोमेन जो कि 15 से 49 ईयर्स की एज तक है, 57% वोमेन अफेक्टेड है, एंड 67% चिल्ड्रेन जो कि 5 ईयर्स के नीचे है सफ़र फ्रॉम अनेमिया प्राइमरली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी की वजह से ये सफ़र कर रहे हैं। फिर विटामिन ए डिफिशियंसी, अप्रोक्सीमेटली 62% प्री स्कूल एज चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन प्री स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में मतलब स्कूल अभी तक नहीं गए हैं या फिर नर्सरी में पढ़ रहे हैं, एलकेजी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये विटामिन ए डेफिशिएंसी के शिकार है, जिसके वजह से उनकी इम्यून कंडीशन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उनकी विजन पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेनी लो इनकम हाउस होल्ड सफर फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो पुअर पीपल है, जो जिनके इनकम बहुत ही लो है, वो लोग पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, लीडिंग टू जिसमें ग्रोथ डिले हो रहा है, उनकी ग्रोथ ठीक ठाक से नहीं हो पा रहा है, मसल ठीक से नहीं हो रहा है, और इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो रही है। फिर मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये भी इंडिया के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बहुत लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी में चले जा रहे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी में चले जा रहे हैं, मतलब डिलीवरी करने के बाद माँ की जो डेथ हो जाती है, या फिर बच्चे भी अंडरवेट होता है, डेथ हो जाती है, ये सारे कंडीशंस क्रिएट होते हैं। हिडन हंगर के बारे में तो हमने थोड़ी बहुत जाना हुआ था। आज बहुत ही फ़ोन आ रहा है, कोई बात नहीं। हिडन हंगर जो होता है ये उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से लिंक करता है कि आप कुछ भी खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर कर रही है वो ठीक से उसको नहीं मिल रहा है, तो जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी में वो डेफिशिएंसी धीरे धीरे रह के एक टाइम पे एक बहुत ही सीवियर क्रोनिक इलनेस क्रिएट करती है, जिसके वजह से आपको मे बी हो सकता है बहुत लॉन्ग लेंदी टर्म के लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, या फिर ऐसे कभी कभी होता है कि ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाती है और डेथ की कॉज बनती है, तो ये हो जाती है हिडन हंगर। इसमें भी ये पर्टिकुलरली विटामिन डेफिशिएंसी होती है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी एंड आयोडीन। इस विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसे हिडन हंगर बोलते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसके वजह से माल न्यूट्रिशन के वजह से, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से इंडिया की GDP 2 to 3% डिक्रीज हो रही है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से लोग इतना स्किल्ड मैनपावर नहीं हो पा रहा है, और क्या होता है, लोग ज़्यादातर अपने इनकम हेल्थ की कंडीशन में खर्च कर रहे हैं, जिसके वजह से ना क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का रिड्यूस होता है। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट चला हो गया। फिर रीजनल्स और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इसके वजह से बहुत सारे स्टेट होते हैं जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारे एरिया में हाईएस्ट माल न्यूट्रिशन लेवल दिखा गया है, और
जिसके वजह से रूरल अर्बन डिवाइड भी देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑन वर्कफोर्स, और आपको पता है अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगा, कोई अंदर से इल होगा, उसमें डिफरेंट तरह की इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल और उसके काम करने की तरीका, काम करने को मन नहीं करेगा या फिर बॉडी में उतना ताकत नहीं आएगी काम करने में, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वर्क फोर्स में मतलब एक कंट्री की वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट लाना शुरू करता है। ठीक है, ये है हमारे आज का इंडिया की सिनेरियो। तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कॉज क्या है, सिम्टम क्या है और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर देखेंगे। पहले हम बात करेंगे करेक्ट आयरन डिफिशियंसी के बारे में। आयरन की रोल होती है एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन। ये बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, और ये ऑक्सीजन वाइटल फॉर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स। और ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जाकर ऑक्सीजन कैरी करते हुए ये जाकर क्या करता है, हर एक पार्ट में, बॉडी की हर एक पार्ट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और इनसफिशिएंट इनटेक, अगर हम इनसफिशिएंट इनटेक मतलब अगर हम वेजिटेरियंस और वेगन्स, इसके रिस्क में ज़्यादा आते हैं। जो वेजिटेरियंस होते हैं और पर्टिकुलरली इनसफिशिएंट, अगर आप खाना खा रहे हो, कोई भी चीज़ आयरन से लैक है, उस तरह की खाना खा रहे हो, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पे फोकस कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको आयरन डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। ब्लड लॉस होता है इसमें, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जितने ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। इंजरी के वक्त भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके बॉडी में पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि सबकी बॉडी ना एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो सबकी बॉडी यूनिक तरह से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाती है, तो इसी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी होती है। इसके सिम्टम है फैटिग होना, वीकनेस क्रिएट होना, स्किन पेल कलर की स्किन हो जाना, मतलब थोड़ा थोड़ा येलो कलर की, फिर डिजीनेस आ जाना, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ और ब्रिटल नेल्स, उनकी नेल भी थोड़ी बहुत नाजुक होते हैं, इस तरह की कंडीशन। और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, हम अगर आयरन रिच फूड खाएं जैसे कि रेड मीट, बीन्स, स्पिनाच, ये सारी चीज़ें अगर हम खाएं तो आयरन डेफिशिएंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और विटामिन सी के साथ अगर हम विटामिन सी रोज़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर हम विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी की रोल होता है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है और जो कि बोन हेल्थ के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, इसको प्रमोट करता है विटामिन डी। सपोर्ट्स, और ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट, मतलब इम्यून सिस्टम को भी हमारे बहुत ही बढ़ाता है। और इसकी कॉज क्या है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, लैक ऑफ सन एक्सपोजर। अगर हम सन पे सारा दिन घर पे बैठते रहते हैं तो ही कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। डार्क स्किन, ओल्ड एज, सर्टेन डिजीज जैसे कि किडनी, लिवर अगर आपकी डैमेज है तो भी कहीं ना कहीं आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी क्रिएट होता है। सिम्टम क्या है, बोन पेन होना, मसल वीकनेस होना, इंक्रीज्ड फ्रैक्चर रिस्क, कुछ भी आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, थोड़े बहुत चल दिए या फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लिए, उनके बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कहीं गिर जाते हैं तो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। फटीग, मूड चेंजेस होती है, जिनमें डिप्रेशन ज़्यादा होती है, उन पे ये सारे सिम्टम होते हैं। अब आप मुझे मुझे पता है कई बार जब मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो अगर डिप्रेशन में है या फिर कोई भी डिजीज़ है डिप्रेशन रिलेटेड, डायबिटीज़ हो गया या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई भी बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो पहले विटामिन डी की टैबलेट देते हैं। क्यों ना कहीं उनको लगता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है, तो पहले रिस्क ख़त्म करने के लिए उन्होंने विटामिन डी की मेडिसिन, दवाइयाँ देते रहते हैं। तो उसकी प्रिवेंशन ये है कि मॉडरेट सन एक्सपोजर का आपको सन एक्सपोजर ज़रूर करना चाहिए, और विटामिन डी रिच फूड खाना चाहिए जैसे कि पीस, फोर्टिफाइड डायरी प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए बीच बीच में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की रोल होता है बॉडी में कि ये थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में एसेंशियल रोल क्रिएट करता है। जिन लोगों की थायराइड प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको आयरन डेफिशिएंसी के आयरन
को लेकर डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एस्टिमेट 66% हाउस होल्ड्स वर्ल्ड वाइड हैव एक्सेस टू आयोडाइज्ड सॉल्ट। 66% हाउस होल्ड जो होते हैं, मतलब दुनिया के जितने सारे हाउस होल्ड होते हैं उसमें 66% ओनली लोग जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट को यूज़ करते हैं। बाकी सारे ये सारे सॉल्ट को एक्सेस भी नहीं कर पाते, मतलब अवेलेबल नहीं होता। आयोडीन डेफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या है? लो डाइटरी आयोडीन इंटेक। अगर जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आयोडीन ना हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर कॉमन इन एरियाज विथ आयोडीन पुअर सॉइल, जो एरिया में आयोडीन सॉइल में नहीं है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। और आयोडीन की नीड पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके सिम्टम है गॉइट्री, जो कि थायराइड एनलार्ज वाला, जो थायराइड जिसकी जिसकी ये जो नेक पोर्शन में ज़्यादातर फूल जाता है, थोड़ा हेवी हो जाता है, उनको गॉइट्री डिजीज़ भी बोलते हैं। फटीग होती है, वेट गेन होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है। सिवियर केसेस में डेवलपमेंट चिल्ड्रन में डिले होती है और उसकी प्रिवेंशन किया जा सकता है अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हो। ईट आयोडीन रिच फूड्स लाइक सी फूड, डायरी, ये सारी चीज़ें अगर भी आप खाएंगे तो आयोडीन डेफिशिएंसी कभी नहीं होगा। फिर आया विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए के बारे में तो सबको पता है, छोटे से बड़े सबको पता है। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे आँखों की विजन के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए एंड स्किन हेल्थ के लिए विटामिन ए की रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी डेफिशिएंसी की कॉजेस ये है कि पुअर एक्सेस टू विटामिन ए रिच फूड, जैसे कि हम अगर जितने सारे विटामिन ए फूड हो गया, पपैया हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे। और माल एब्जॉर्प्शन इशू इन द गट, अगर गट में आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है विटामिन ए, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसके सिम्टम में आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रात में जो नहीं दिखने वाला रोग होता है, और आँखों की ड्राइनेस होना, ड्राई स्किन होना, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। अगर आपको फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको ध्यान देना होगा, मे भी हो सकता है विटामिन ए डेफिशिएंसी हो। और ग्रुप चिल्ड्रन में स्टंटेड ग्रोथ भी होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। और प्रिवेंशन किया जा सकता है, विटामिन ए रिच फूड खाओ जैसे कि कैरोट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, ये सब विटामिन ए सप्लीमेंट भी ले सकते हो जहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसी की रेट ज़्यादा होता है। फिर आता है हमारे लास्ट वाला जो विटामिन B12। इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में बहुत मददगार है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में भी विटामिन B12 बहुत काम आता है। जो कि एक न्यूरोलॉजिकल फंक्शन मतलब आपकी नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से अगर काम नहीं करेगी तो आप जिंदा रहने की भी कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और डीएनए सिंथेसिस में भी ये बहुत अच्छी खासी रोल निभाती है, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और इसकी डेफिशिएंसी होने की कॉजेस ये है, इनएडिक्वेट इंटेक, आप जो भी फूड खा रहे हो अगर उसमें विटामिन B12 की मात्रा नहीं है या फिर बहुत कम है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्पेशली इन जो भी वेजिटेरियंस और वेगन्स खाते हैं उनमें इस तरह की विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत दिखता है। और अगर माल एब्जॉर्प्शन की डिजॉर्डर है आपके पास, अगर आपकी गट में एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होता है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें आपकी विटामिन B12 और डाउन होना ही होना है, तो डॉक्टर हमेशा विटामिन B12 की सप्लीमेंट आपको देते रहते हैं जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं। और प्रेग्नेंसियस आने में अगर है तो भी इस तरह की कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है। फिर सिम्टम क्या है? इसके सिम्टम ये है कि फैटिग होगा, नर्व प्रॉब्लम होगा। नर्व प्रॉब्लम में टिंगलिंग सेंसेशन जो होता है पर्टिकुलरली, ज़्यादातर बैठ जाते हैं तो टिंगलिंग होता है, जैसे लगता है पैर हाथ कुछ नहीं है, उस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। मेमोरी लॉस होना, अनीमिया कंडीशन क्रिएट होना, और इन्फ्लेंट टोंग का भी इन्फ्लेशन होना, ये सारे सिम्टम दिखाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। और इसको प्रिवेंशन किया जा सकता है अगर विटामिन B12 रिच फूड आप खाओ, मीट, एग्स, डायरी, और विटामिन B12 सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है जो वेगन्स होते हैं, ओनली वेजिटेबल्स मतलब वेजिटेरियन होते हैं, उनको भी इस तरह की सप्लीमेंट्स दिया जाता है।
जब इतने सारे जगह पे हम अनीमिया के बारे में पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ये एक कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, क्योंकि ये एक इस तरह की डिजीज़ है, इस तरह के डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। इनएडिक्वेट लेवल ऑफ अगर आपके बॉडी में आयरन, फोलेट और विटामिन बी 12 एंड ए, ये सारे चीज़ों की लेवल मात्रा कम है, इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ है, तो कहीं न कहीं आपको अनीमिया जल्दी पकड़ में आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनीमिया इज कैरेक्टरिस्टिक बाय रिड्यूस्ड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। आपके जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है, इसको आरबीसी जिसको बोला जाता है, वो धीरे धीरे घट जाता है और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे घट जाता है। रेड ब्लड सेल कम होगा तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा, तो जिसके वजह से आपको फैटिग के सिम्टम दिखता है, वीकनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है और डिजीनेस बहुत आती है। इसके इम्पैक्ट में नॉर्मल आपके क्या ये जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग, आप दिन में जो भी काम करते हो, इसमें आपकी मूड स्विंग ज़्यादा होगा, आपको काम करने की इच्छा नहीं होगा, और ये आपकी एजुकेशन लेवल और कम्युनिटी में सोसाइटी में जो एंगेजमेंट होने की ताकत को भी कहीं ना कहीं घटा देगा। फिर ग्लोबल प्रिवेलेंस, ग्लोबली एस्टिमेटेड किया जाता है कि 42% चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ओल्ड एंड 40% प्रेग्नेंट वुमेन जो कि अनीमिया में सफ़र करते हैं। ठीक है, अब फाइनली हम जब हम इतने सारे पढ़ चुके हैं कि ये डेफिशिएंसी क्या है, वो डेफिशिएंसी क्या है, तो अब फाइनली स्टेप है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को प्रिवेंशन कैसे किया जाए। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन हमारे पास है, जैसे कि डाइटरी सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, बैलेंस्ड और डाइवर्स डाइट, मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या फिर सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट, सिर्फ फैट रिच डाइट, एक तरह की डाइट को ना देख के हमें हर एक डाइट को मिलाकर एक डाइवर्स डाइट कंबाइनली लेना पड़ेगा, जिसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स रहेंगे, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, ग्रेन्स सब मिला के रहेंगे, तो ही एक बैलेंस डाइट कहलाएगा। फोकस ऑन न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जो फूड में न्यूट्रिएंट होता है, इसके लिए हमें अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि कौन सी फूड में किस तरह की न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो अगर हमें इस तरह की डाइट लेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसे प्रिवेंट कर पाएंगे। फिर सप्लीमेंट, अगर कुछ पॉपुलेशन में जैसे कि आप खा रहे हो ठीक ठाक से न्यूट्रिएंट, फिर भी आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो कहीं ना कहीं आपको सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट वुमेन जो कि जिनको डेफिनेटली सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बॉडी में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में और एक जो जीवन आ जाता है, तो एक इंसान जो खाएगा तो अपने लिए खाएगा प्लस एक बच्चे के लिए खाएगा, तो कहीं ना कहीं उतना खाना सफिशिएंट नहीं होता न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए, तो सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। जो एल्डरली पीपल होते हैं और वेगान्स होते हैं, पर्टिकुलरली वेजिटेरियंस लोग जो मीट वगैरह नहीं खाते, इन सभी के लिए बॉडी में एब्जॉर्प्शन इश्यूज कहीं ना कहीं दिखता है, और जिसकी वजह से इनको सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत है। और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट हो गया, विटामिन डी, जिस मिल्क में विटामिन डी फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उस तरह की मिल्क को आप कंज्यूम कर सकते हो, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होता। फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हमें करना चाहिए, ताकि रूटीन ब्लड टेस्ट किया जा सके, न्यूट्रिएंट लेवल किस तरह की मॉनिटर किया जा सके हर महीने में। अर्ली इंटरवेंशन अगर आप लोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन को आप प्रिवेंट कर सकोगे। फिर एजुकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ की सोर्सेस रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, अवेयरनेस रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिवेंट कर पाओगे। अब हम देखेंगे WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रिस्पॉन्स क्या है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को लेकर। वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच क्रिएट करता है, कोलैबोरेट करता है उसका जो मेंबर स्टेट्स होते हैं और पार्टनर्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को लेकर वो एक कोलैबोरेशन करता है विथ वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे कि WHO अलाइंड विद द WHO 2016 से लेकर 25 एक न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी हुआ था, जिसमें कोलैबोरेटली उसके जितने सारे मेंबर स्टेट हैं और जितने सारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को लेकर डिफरेंट प्रोग्राम्स उन्होंने बनवाया हुआ था। उनकी की इनिशिएटिव ये था कि सप्लीमेंट किया जाएगा आयरन और फोलिक एसिड को,
खाने में जो सप्लीमेंट हम कर सकते हैं, लोगों को सप्लीमेंट टाइम टू टाइम देना चाहिए। हाई डोज विटामिन ए सप्लीमेंट भी करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। जो भी मदर स्टार्टिंग से बाहर की जो दूध होते हैं, वो डब्बे वाला जो दूध होते हैं वो फीडिंग करवा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इनकरेज किया जाता है कि माँ की दूध बहुत ही विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं बच्चे के लिए। फोर्टिफिकेशन किया जाता है फूड को माइक्रोन्यूट्रिएंट से। फिर एडवोकेसी फॉर हेल्थ, डाइवर्स डाइट दैट नेचुरली कंटेन एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स। ये डाइवर्स डाइट के ऊपर भी इनकरेज करता है लोगों को कि आप डाइवर्स डाइट लो, न्यूट्रिएंट रिच फूड लो, ताकि ये सारी चीज़ों का प्रिवेंट कर सकते हो। इसकी सक्सेस स्टोरीज क्या है? नोटेबली सॉल्ट आयोडाइजेशन हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। जो आयोडीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है ग्लोबली, इसका कहीं ना कहीं ये हल हो गया है। जब सॉल्ट आयोडाइजेशन की प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो कहीं ना कहीं ये घट गया। फिर फोर्टिफाइंग व्हेट फ्लोर विथ आयरन, फोलिक एसिड। व्हेट फ्लोर हम जो गेहूँ खाते हैं उसमें भी फोर्टिफाई किया जाता है आयरन को, फोलिक एसिड को, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें भी क्रिएट मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को बहुत हद तक हमने लोअर किया है, अनामिया को कहीं ना कहीं लोअर किया है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है बर्थ के टाइम, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में भी डिस्कशन किया है, जो इंडिया में गवर्नमेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को इराडिकेट करने के लिए इनिशिएटिव लिया हुआ है। इसमें थोड़े हम कुछ 10-15 पॉइंट डाला हुआ था मैंने। तो पहले हम देखेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको पोषण अभियान कहा जाता है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एम था टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, ओमेन और एडोलसेंट गर्ल होते हैं, इनके बीच पर्टिकुलरली ओमेन जो होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो उनके बीच ये सारी चीज़ों रिड्यूस करना इसका एम था। और लो बर्थ वेट, जो बच्चे बहुत ही कम बर्थ वेट में जन्म लेते हैं, थ्रू मल्टी सेक्टरल अप्रोच, ये सारी चीज़ों को बंद करने के लिए ये मिशन चला गया था। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS था। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम था, जो कि इसका एम था फूड प्रोवाइड करना, प्री स्कूल एजुकेशन देना एंड प्राइमरी हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर के नीचे वाला बच्चे को प्राइमरी हेल्थ केयर देना, प्री स्कूल एजुकेशन देना और फूड प्रोवाइड करना, एंड देर उनकी मदर को भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना इसकी एम था। और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी उसने चलाया था इस सर्विस के द्वारा। ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जा रहा था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो रहा था, हेल्थ एजुकेशन, ये इसकी की कंपोनेंट थी। जो कि आंगनबाड़ी सेंटर हमारे जो कंट्री में डिफरेंट रीजन में आंगनबाड़ी सेंटर से, उसके द्वारा ये सारी चीज़ें हैंडल किया जा रहा था। फिर मिड डे मील स्कीम, ये भी गवर्नमेंट की एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसमें द PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, जिसमें जिसको पहले मिड डे मील स्कीम भी बोला जाता था। इसमें जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशियस मील्स स्कूल के आवर पे, जो लंच के टाइम पे उनको दिया जाता था। इसमें फोर्टिफाइड राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड किया जाता है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। फिर फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव, ये भी एक चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को एड्रेस करेगी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं FSSAI, इंट्रोड्यूस मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड। हमारे जो स्टेपल फूड होते हैं, राइस या फिर व्हेट फ्लोर या फिर मिल्क, सॉल्ट, ये सारी चीज़ों में हम न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन A, D, ये सारी चीज़ों को फोर्टिफिकेशन करते हैं, ताकि लोगों में कुछ इस तरह की सप्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर डेफिशिएंसी सिम्टम क्रिएट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, ICDS के द्वारा और मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा। फिर जो 5th पॉइंट है, ये है अनीमिया मुक्त भारत, ABM। इसको चलाया गया था 2018 में अंडर पोषण अभियान, इस पोषण अभियान में अंडर। और ये कैंपेन स्पेसिफिकली टारगेट जो वोमेन को, अडोलसेंट वोमेन या फिर चिल्ड्रन को ये प्रॉब्लम किया गया है, उसको स्पेशली टारगेट किया गया था। फिर इसमें आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था। डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, किस तरह की फोर्टिफिकेशन होगा। इंटेंसिफाइड डी वार्मिंग कंडीशन, डी वार्मिंग भी किया जाता है कुछ मेडिसिन वगैरह देकर, डी वार्मिंग भी टाइम टू टाइम बच्चों में किया जाता है। और कम्युनिकेशन की बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर भी कैंपेन होता है। ठीक है।
और कुछ इनिशिएटिव है जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिफॉर्म एंड फोर्टिफिकेशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा राइस व्हेट जो स्टेपल फूड है उसमें हमें सब्सिडाइज्ड रेट में खाना प्रोवाइड करना है, और कुछ फोर्टिफिकेशन करना है जैसे कि राइस, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, A, ये सारी चीज़ों को फोर्टिफिकेशन करके हमें जो स्टेपल फूड में लोगों को प्रोवाइड करना है। ये था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कुछ रिफॉर्म। फिर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, ये NIPI निपी प्रोवाइड्स करता है आयरन, पब्लिक और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो कि चिल्ड्रेन, अडोलसेंट और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, जो बच्चे होते हैं या फिर अडोलसेंट बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो माँ की लैक्टिंग कंडीशन में है, उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ये ऑल्सो इस इनिशिएटिव के अंदर रेगुलर डीवार्मिंग प्रोग्राम भी किया जाता है। एजुकेशन टू मतलब डाइवर्स डाइट के ऊपर भी एजुकेशन दिया जाता है, और आयरन सप्लीमेंटेशन के ऊपर भी, प्रोटोकॉल के ऊपर भी अधेरेंस किया जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसको पोषण बोला जाता था, पोषण 2 एक आया था 2021 में लॉन्च किया। ये पोषण अभियान का एक्सटेंशन प्रोग्राम था, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फोर्टिफाइड फूड, बिहेवियरल चेंजेस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, ये सारे ऊपर के ऊपर ध्यान दिया गया था। और लाइफ साइकिल अप्रोचेस के ऊपर भी फोकस किया गया था। एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर चिल्ड्रेन, एडोलसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए जितने सारे हमारे आ रहे हैं इनिशिएटिव, उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट या और लैक्टिंग मदर, इनके ऊपर ही बहुत सारे जो आते हैं इनिशिएटिव, और कभी कभी एल्डर पीपल के ऊपर भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों अगर कॉमन होंगे तो आपको सिर्फ नाम लिखना है कौन कौन सी इनिशिएटिव, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें एकदम लगभग सेम रहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत में तो ये तो प्राइमरली फोकस सैनिटेशन के ऊपर प्राइमरली फोकस किया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया गया न्यूट्रिशन की। बेटर न्यूट्रिशन कैसे होगा, बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन, सैनिटेशन के माध्यम से आप हाइजीन के माध्यम से हाइजीन फूड खाओ, सैनिटाइज्ड फूड खाओ, मतलब जिस फूड साफ़ सुथरा हो, अच्छी जगह से बिलोंग करते हो। रास्ता जो फूड में हम फुटपाथ में जो खड़े होकर खा लेते हैं कोई भी तेल से, इस तरह की जो कंडीशन, ये भी स्वच्छ भारत मिशन में कहीं ना कहीं आता है। which reduces the prevalence of gastrointestinal infection और related malnutrition स्पेशली among children। आप लोग देखते हैं कि अगर हम फुटपाथ से कोई भी रास्ते के साइड में जो भी ठेला होता है वहाँ से कुछ खा लेते हैं, घर में आकर हमारे वोमिटिंग होती है, या फिर गैस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो स्वच्छ भारत मिशन में ये सारी चीज़ों को भी इनकरेज किया गया था कि जो भी आप खा रहे हो हाइजीनिक कंडीशन में खाओ और सैनिटाइज्ड कंडीशन में खाओ, ठीक है। फिर जो लास्ट इनिशिएटिव, लास्ट तो नहीं लेकिन इनिशिएटिव के जो 10th पॉइंट है वो है जन आंदोलन, पीपुल्स मूवमेंट और बिहेवियरल चेंज कैंपेन। इसके माध्यम से आप पीपल के बीच अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, जिसके वजह से आप अपने जो डिजीज़ वगैरह है, जो भी क्रिटिकल कंडीशन है, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। फिर हमारा चैप्टर आ गया एंड मोड पे, जहाँ पे हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आर प्रिवेंटेबल विथ प्रॉपर डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो सकता है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स अगर हम ठीक ठाक से लेंगे, सप्लीमेंटेशन ठीक ठाक से लेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको प्रिवेंट हम किया जा सकता है। ईयरली डिटेक्शन अगर हम करेंगे, अगर कुछ भी सिम्टम आ रहा है, आप इसको नज़र अनदेखा ना करके अगर आप जाके टेस्ट करोगे और ठीक से मेडिकल कंसल्टेशन लोगे, और एजुकेशन अवेयरनेस पर्टिकुलरली अगर आपके पास रहेगी, इसके ऊपर आप जो भी सिम्टम दिखा रहा है उसको लेकर आप अवेयरनेस रहोगे, तो कहीं ना कहीं इस वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी को आप कम्बैट कर सकते हो। तो की टेकअवेज अगर हम पूरा चैप्टर को कंप्लीटली एनालाइज करें तो 1 2 3 लाइन में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आयरन, विटामिन डी, आयोडीन, विटामिन ए एंड विटामिन 12, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए, और इम्पैक्टफुल, बहुत कॉमन और इम्पैक्टफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और प्रिवेंशन पॉसिबल होता है डाइट थ्रू डाइट, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल और समटाइम सप्लीमेंटेशन। और आपके पास अगर अवेयरनेस भी रहेगी, ये सारी चीज़ों को कम्बैट किया जा सकता है। बैलेंस डाइट अवेयरनेस होना बहुत ही क्रूशियल है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए।
तो इसके साथ हमारा ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ख़त्म होता है और एक चैप्टर रहा जो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इसको हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। इसके साथ हमारा ये वाला सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा और जाकर मेरे जो यही एक चैनल है मेरी जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की पेपर 1 पेपर 2 हर एक वीडियो आपको मिलेगी टाइम टू टाइम और बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में मिलेगी। और अगर आपको आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसके लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।